हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये चैप्टर हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे, काफी आगे तक हम पहुंच चुके थे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड मेजरमेंट, यानी कि जो हमारे पदार्थ होते हैं उनके क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है और कैसे हम उनकी मेजरमेंट निकालते हैं, उनका माप कैसे निकालते हैं। ठीक, इससे पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके थे कि हमारे पास इस प्रकार से मैटर होता है। मैटर के क्या होते हैं, दो वर्गों में उसे वर्गीकृत किया जाता है। पहले जो हमारे शुद्ध पदार्थ और दूसरा मिश्रण। फिर उसके बाद शुद्ध पदार्थ के भी दो भागों में उन्हें वर्गीकृत किया जाता है। पहला हमारा तत्व और दूसरा हमारा यौगिक। इनमें क्या डिफरेंस है ये हम पढ़ चुके हैं। अगला जो हमारा मिश्रण है वो भी दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के, एक हमारे समांगी यानी कि होमोजेनस मिश्रण और एक हेट्रोजेनस यानी कि विषमांगी मिश्रण। ठीक, तो ये भी इनमें क्या डिफरेंस है ये भी हम अपने लास्ट लेक्चर में अच्छे से बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर, जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कि जो हमारा पदार्थ है उसके क्या क्या गुण होते हैं। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है कि जहां पर उसके रंग में, टेक्सचर में, डेंसिटी में यानी कि घनत्व में, मैटर के जो हमारा पदार्थ है उसकी जो स्टेट है, यानी कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, यानी कि ठोस है, द्रव है या गैसीय है, सिर्फ इसमें क्या आता है, चेंज आता है, परिवर्तन आता है। तो इसे क्या कहा जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहा जाता है। यहाँ पर जो है किसी भी पदार्थ के रासायनिक पहचान जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, ना ही किसी भी पदार्थ की संरचना जो उसका कंपोजिशन है उसमें भी कोई भी परिवर्तन नहीं आता। ठीक, में परिवर्तन नहीं आता। देखो यहां पर आपको नोट कर लेना है कि पदार्थ की संरचना और रासायनिक पहचान में परिवर्तन नहीं आता। ठीक, किसी भी पदार्थ की संरचना और रासायनिक पहचान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ठीक, ऑब्जर्वेबल विदाउट, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कैसे, विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी, यानी कि बिना किसके, चेंजिंग द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी यानी कि पहचान, बिना उसके जो रासायनिक पहचान है उसको बदले और ना ही उसके जो कंपोजिशन है, संरचना है किसी भी पदार्थ की, ना ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। ठीक, चलिए तो यहाँ पर जो है क्या क्या चीजें इसमें होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीजें आती हैं। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर जो है रंग में, बनावट में, घनत्व में, साथ ही जो बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट है, उसके साथ ही जो हमारी मैटर की स्टेट है यानी कि पदार्थ की जो भी अवस्था है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था, इनमें ही क्या आता है, सिर्फ परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर हम क्या लेते हैं, जल लेते हैं। ठीक? जल लिया, जल को हमने ठंडा किया, फ्रीज किया। ठीक है, ठंडा किया, बहुत ज्यादा ठंडा किया, तो क्या बन गया, वो बर्फ बन गया। ठीक है, यहाँ से जल से बर्फ बनने में सिर्फ क्या हुआ, इसकी जो स्टेट थी यानी कि अवस्था थी, सिर्फ वो चेंज हुई। इसकी जो अवस्था थी, सिर्फ अवस्था में जो है वो परिवर्तन आया। क्यों, पहले क्या थी, ये पहले ये थी लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था थी। अब ये कैसे हो गई, सॉलिड अवस्था हो गई यानी कि ठोस अवस्था में है। ठीक, अब ये क्या बन गया, लिक्विड से सॉलिड बन गया। अब बर्फ से हमने क्या दिया, यहाँ पर हीट दी, टेम्परेचर को क्या किया, इंक्रीज किया और क्या दिया, हीट दी। ठीक, अब हीट देने से क्या हुआ, जो बर्फ सॉलिड थी वो क्या बन गई, वापस लिक्विड में परिवर्तित यानी कि द्रव में परिवर्तित हो गई। ठीक, अब इस जल को हमने फिर से क्या दिया, हीट दिया, तो ये जल जो है लिक्विड अवस्था से यानी कि द्रव अवस्था से किसमें हो गया, गैसीय अवस्था में चला गया, जलवाष्प बन गया। ठीक है, गैसीय अवस्था में
चला गया। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर क्या देखा, ये जो हमने पूरा ये लाइन लिखी है, तो यहाँ पर हमें क्या समझ आया, यहाँ पर हमने सिर्फ यही देखा कि ये फिजिकल स्टेट में क्या होता है, अवस्था में चेंज आता है। ठीक है, किसकी अवस्था, जो हमारा पदार्थ है उसकी जो अवस्था है, स्टेट है, उसमें चेंज आता है, उसमें ही परिवर्तन आता है। ठोस ये बन सकते हैं, ठोस हो सकता है, द्रव में बदल जाए या गैस में बदल जाए, इस प्रकार से ये यहाँ पर होता है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद बढ़ेंगे हम रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। ठीक, चलिए। अच्छा, एक एग्जांपल क्या हो सकता है, साइज भी हो सकता है। जो हमारा साइज होता है ये भी तो फिजिकल प्रॉपर्टी ही है एक प्रकार से, अगर हम देखें। ठीक, अगर हम देखें हमारे पास गोल्ड का इतना एक बिस्किट है, गोल्ड का क्या है, एक ऐसा बिस्किट है, या स्क्वायर शेप में हमारे पास गोल्ड मौजूद है। ठीक, अब इस स्क्वायर शेप को पीट करके जो है हम कोई क्या बना लेते हैं, बैंगल बना लेते हैं। ठीक है, कोई बैंगल बना लेते हैं इस प्रकार से। तो अब इसका क्या हो गया, शेप चेंज हो गया। क्या इसका जो केमिकल कंपोजिशन है यानी कि संरचना है वो चेंज हुई? नहीं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। क्या इसकी जो केमिकल आइडेंटिटी थी यानी कि रासायनिक पहचान थी, क्या इसमें कोई चेंज आया? नहीं, गोल्ड तो गोल्ड ही रहा, बस क्या हो गया उसमें चेंज, सिर्फ इसका जो साइज है उसमें क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। ठीक, चलिए, क्या आपने नोट कर लिया होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको समझ आ गई होंगी, क्या चेंज होता है, फिजिकल चेंज भी आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़े, अगला टॉपिक है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ के रासायनिक गुण। ठीक, अब ये क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, वे गुण होते हैं जो पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन या प्रतिक्रियाओं के दौरान प्रकट होते हैं। जो कब होते हैं, जब उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है ना, कोई भी रासायनिक परिवर्तन हो रहा होता है, या कोई भी रासायनिक प्रतिक्रिया हो रही होती है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है या कोई केमिकल चेंज हो रहा होता है, तब ये क्या होती हैं, प्रकट होती हैं। गुणों के आधार पर यह निर्धारित होता है कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करेगा या नहीं। तो इससे हम क्या जान पाते हैं कि एक पदार्थ जो है वो दूसरे पदार्थ के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करेगा या नहीं, या उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं। दो पॉइंट हमने पढ़ ली, दोनों पॉइंट इजी थे, समझ में आ गए होंगे। आगे आगे बढ़े, इन गुणों के माध्यम से हम यह जान सकते हैं पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन कैसे होगा। अब ये जो गुण है, इनसे हम क्या जान सकते हैं कि कोई भी हमारा पदार्थ है उनमें रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज कैसे होगा। ठीक, किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज कैसे होगा। ठीक, ये इसके तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो यहाँ पर हमने लिखे, आप अपनी कॉपी में जरूर से नोट कर लीजिए। ठीक, अब आगे इसके कुछ रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। अब इसके कुछ रासायनिक गुण क्या है, इन्हें हम देख लेते हैं। पहला है फ्लेमेबिलिटी। फ्लेमेबिलिटी यानी कि अग्नि प्रतिरोध। अब यह है फ्लेमेबिलिटी। अब हमें देखना है कि कोई सब्सटेंस जो है जब वो फ्लेमेबिलिटी करता है यानी कि अग्नि में जब हम उसको जलाते हैं तो क्या होता है, जब वो अग्नि के संपर्क में आता है तो वहां पर क्या होता है। चलिए, यह गुण बताता है कि कोई पदार्थ आग के संपर्क में आकर जलता है या नहीं। जैसे लकड़ी, पेट्रोल आदि जल सकते हैं, जबकि पानी या धातु नहीं जल सकते। फ्लेमेबिलिटी मतलब जैसे हमें बताना है कि धातु की फ्लेमेबिलिटी क्या है। धातु की कोई फ्लेमेबिलिटी नहीं है, क्योंकि धातु जो है जब वो अग्नि के कांटेक्ट में आता है या आग के संपर्क में आता है तो उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार अगर हम देखिए कोई कागज का टुकड़ा है, तो कागज का टुकड़ा जब आग के पास आएगा, संपर्क में आएगा, तो क्या होगा, जलने लगेगा। ठीक, जलने लग जाता है। तो यही इसीलिए हमने कहा कि यह गुण क्या बताता है, पदार्थ के बारे में यह बताता है कि कोई पदार्थ आग के संपर्क में आकर जलता है या नहीं जलता। ठीक, जैसे हम कह रहे हैं लकड़ी है, पेट्रोल है, इसके अलावा अभी हमने क्या कहा, कागज है, ये सब क्या होते हैं, जब आग के कांटेक्ट में आते हैं, संपर्क में आते हैं तो जलते हैं। ठीक, जबकि हमारा पानी है या धातु है तो ये आग के कांटेक्ट में कितना नहीं। ठीक, चलिए, तो फ्लेमेबिलिटी, अग्नि प्रतिरोध आप समझ गए।
जैसे कि हम कहते हैं, अच्छा ये एक प्रकार से केमिकल चेंज भी है, रासायनिक परिवर्तन भी है। अब ये रासायनिक परिवर्तन कैसे है? देखो, अगर हम कह रहे हैं कि कोई कागज है हमारे पास, ठीक, इसको हमने क्या कर दिया, हीट करके जला दिया, बर्न कर दिया, ठीक है, जला दिया। थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे, जलने के बाद इसमें क्या बचेगी, राख बचेगी, ठीक। यानी कि कागज जो था उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो बिल्कुल ही चेंज हो गई जलने के बाद, जब वो राख बन गया, है ना, उसकी क्वांटिटी कम हो गई, या उसमें बिल्कुल ही क्या हो गया, चेंज आ गया, ठीक है। तो ये एक प्रकार का क्या है, केमिकल चेंज है, क्योंकि इसे जो है वापस से नहीं किया जा सकता। अब राख से जो है हम कागज नहीं बना सकते, जबकि हमने पीछे क्या देखा था कि जल से बर्फ बनाया जा सकता है, बर्फ से भी जल बनाया जा सकता है, ठीक। जल से जल वाष्प बनाया जा सकता है, जल वाष्प से भी जल बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है, ठीक। यहाँ पर ये चेंज क्या था, पीछे रिवर्सिबल चेंज था, वो रिवर्सिबल हो रहा था। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कागज से तो राख बन रही है, बन रही है, लेकिन राख से कागज नहीं बनता। ये एक ऐसा चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज यानी कि इरिवर्सिबल परिवर्तन, जो क्या होता है, जिसको हम एक तरफ तो कर लिया लेकिन वापस से हम उसको उसमें बदलाव नहीं कर सकते, ठीक। तो ये क्या हो गया हमारा इरिवर्सिबल चेंज। जैसे कि हम कहते हैं दूध से हम दही जमा सकते हैं, जमा सकते हैं दूध से दही, ठीक। लेकिन क्या दही से वापस दूध बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए ये भी क्या एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि केमिकल चेंज है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़े, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है? यह गुण पदार्थ के ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करने की क्षमता को दर्शाता है। अब ये क्या बताता है कि कोई जो हमारा पदार्थ है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर सकता है या नहीं। जैसे कि हम जानते हैं ऑक्सीजन जो है हमारा पीरियोडिक टेबल जो होती है ना, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, वो एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, तत्व है, एलिमेंट है, ठीक। ज्यादातर रिएक्शन जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे पढ़ेंगे या केमिस्ट्री को आगे हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे ऑक्सीजन के साथ जो है कई रिएक्शंस होंगी, उसे ऑक्सीडेशन कहा जाएगा, ठीक। चलिए, तो यह गुण क्या दर्शाता है कि ऑक्सीजन के साथ यानी कि किसी पदार्थ की ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करने की क्षमता को बताता है कि क्षमता है या नहीं। जैसे लोहे का जंग लगना। अब लोहे का जंग लग रहा, हम कह रहे हैं कि आयरन यानी कि लोहा जो है उसमें जंग लगता है। देखो, अगर लोहा जो है उसे हमने खुले उसमें छोड़ दिया तो मॉइस्चर के कारण, ऑक्सीजन के कारण उसमें क्या है, जंग लग जाता है, जो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है और ऑक्साइड बनाता है। जंग लगना यानी कि क्या होता है, जो हमारे पास लोहा होता है, लोहा, ठीक। तो वो मॉइस्चर के साथ यानी कि नमी के साथ और ऑक्सीजन के साथ मिल करके क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है, और उस ऑक्साइड को ही क्या हम कहते हैं, उसे ही हम जंग लगने की प्रक्रिया कहते हैं, ठीक, जब वो ऑक्साइड बनाता है। यानी कि ये जो लोहा है ये हमारा ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है, तो इसे क्या कहा जाएगा, ऑक्सीडेशन कहा जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़े, हमारी एसिड बेस प्रतिक्रिया यानी कि एसिड बेस रिएक्शन। अब ये जो एसिड बेस रिएक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है, ठीक। अच्छा, ये टॉपिक समझ गए कि ये क्या है, हमारा एक प्रकार से केमिकल प्रॉपर्टी है। लेकिन ये जो केमिकल प्रॉपर्टी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि आगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े या इनऑर्गेनिक पढ़े या फिजिकल पढ़े, तो वहां पर हम एसिड बेस रिएक्शन देखेंगे, एसिडिटी, बेसिडिटी, बेसिसिटी, इन चीजों को हम देखेंगे, ठीक। तो वहां पर हम ये डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो एक छोटा सा यहाँ पर आप इसका जनरल आइडिया देख सकते हैं। यह गुण बताता है कि किसी पदार्थ एसिड या बेस के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करेगा या, यानी कि ये हमें बताता है कि कोई जो हमारा पदार्थ है वो अम्ल के साथ, या जो हमारे क्षार होते हैं या क्षारक हम जिन्हें कहते हैं, ठीक, अम्ल के साथ या साथ कोई प्रतिक्रिया करेगा या नहीं, ठीक। जैसे कि जब बेकिंग सोडा, जो हमारा बेकिंग सोडा है, जो एक प्रकार का क्या होता है, क्षारक होता है, क्षार होता है, ठीक? सिरके के साथ, सिरका एक प्रकार का हमारा एसिड होता है, के साथ मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, ठीक। हम कह रहे हैं कि हमारा बेस यानी कि जो हमारा बेकिंग सोडा है और हमारा जो एसिड है यानी कि सिरका है, तो बेस और एसिड जब मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से एसिड बेस रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये चीजें हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक, जब हम एसिडिटी बेसिसिटी अपने आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे।
अगला हमारा पारदर्शिता यानी कि रिएक्टिविटी। अब रिएक्टिविटी यह गुण किसी पदार्थ की प्रतिक्रिया की दर को दर्शाता है। ठीक है, क्या दर्शाता है? प्रतिक्रिया की दर को दर्शाता है, वो रिएक्टिव है या नहीं है, वो रिएक्शन कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक, उदाहरण के लिए सोना बहुत कम प्रतिक्रिया करता है जबकि लोहा अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। जैसे कि हमने कहा कि गोल्ड है वो कम, जबकि लोहा जो है वो ज्यादा प्रतिक्रिया करता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन करके क्या बना लेता है? ऑक्साइड बना लेता है, ऑक्सीडेशन करता है ना। अभी हमने पढ़ा था कि लोहा जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। ठीक, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि लोहा क्या है? ज्यादा रिएक्टिव होता है। कि कौन पदार्थ ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन कर सकता है। अब ज्यादा रिएक्शन कौन करेगा? जो ज्यादा अनस्टेबल होगा, है ना। जो ज्यादा स्टेबल होगा वो तो क्यों रिएक्शन करेगा? जो जितना अनस्टेबल होता है वो उतनी ही ज्यादा रिएक्शन करता है। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी। इससे क्या मतलब है कि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम स्टेबल होगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होगा। ठीक है, यानी कि रिएक्टिविटी इंक्रीज, स्टेबिलिटी डिक्रीज, स्टेबिलिटी इंक्रीज, रिएक्टिविटी डिक्रीज। ठीक है, दो चीजें यहाँ पर हमने पढ़ ली कि अगर रिएक्टिविटी बढ़ती है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और अगर स्टेबिलिटी बढ़ती है तो रिएक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक, चलिए, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट गुण थे, इन्हें आप नोट कर लीजिए, ये हमारे आगे भी बहुत काम आने वाले हैं। चलिए, तो नोट कीजिए इसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। हमने अच्छे से पढ़ लिया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि जो हमारे भौतिक गुण होते हैं, रासायनिक गुण होते हैं, क्या होते हैं। ठीक है, क्या इनके और एग्जाम्पल्स होते हैं, ये हम भी अच्छे से पढ़ चुके हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। तो अब हमारा अगला टॉपिक है मेजरमेंट। ठीक, अब मेजरमेंट में हमें सिर्फ कुछ चीजें ध्यान रखनी है। ठीक, बाकी फिर आगे हमें बढ़ना है। ठीक, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या दिए हुए? आधार, भौतिक राशि दी हुई है, जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मागतिक, ताप क्रम, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी। तो यहाँ पर उनके लिए जो प्रतीक यानी कि उनका जो सिंबल है वो दिया गया है, साथ में यहाँ पर उनके एसआई मात्रक दिया हुआ है, और यहाँ पर एसआई मात्रक का प्रतीक यानी कि यहाँ पर उनके एसआई यूनिट दी हुई है। एसआई यूनिट का नाम क्या है? यहाँ पर उनकी जो एसआई यूनिट है उसकी, उसका क्या सिंबल है वो दिया गया है। बचपन से हम लंबाई का तो पढ़ते आ रहे हैं, लेंथ है ना, एल। लंबाई का लेंथ पढ़ते हैं ना हम, लेंथ, लेंथ से डिनोट करते हैं हम लंबाई को, एल। ठीक है, तो इसका जो मात्रक है, एसआई मात्रक है, वो क्या है? मीटर है। और किससे दर्शाते हैं हम? एम से। सिंबल क्या है? एल, और दर्शाते किससे हैं? एम से। ठीक, आगे द्रव्यमान यानी कि जो हमारा मास होता है। ठीक, तो मास यानी कि एम, मास को किससे दर्शाते हैं? एम से दर्शाते हैं। ठीक, इसकी यूनिट क्या होती है? केजी। मास को किसमें नापते हैं? आता है उसको, है ना, उसका जो मात्रक है किसमें किया जाता है? केजी में किया जाता है, किलोग्राम में किया जाता है। ठीक, तो किलोग्राम यानी कि केजी। ठीक है, समय जो हमारा क्या है? टाइम। टाइम के लिए सिंबल क्या है? टी। ठीक, अच्छा इसके जो यूनिट है वो क्या है? सेकंड है। और क्या यूनिट लिखी जाती है? एस लिखी जाती है। ठीक, अब करंट है यानी कि विद्युत धारा, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है। क्या होता है? विद्युत धारा यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। ये हमने क्लास 9 10th में अच्छे से कई क्वेश्चन की। ठीक है, आई से इसको हम डिनोट करते हैं। ठीक, आगे ऊष्मागतिक, वो जो है हमारा क्या? टी से होता है। टेम्परेचर जो है हमारा, ऊष्मागतिक यानी कि हमारा तापमान जिसे हम कहते हैं, तापमान। तापक्रम जो है हमारा टी से होता है। यूनिट है केल्विन, केल्विन, या हम कोई सेल्सियस में भी लिख, ठीक, या मेन यूनिट जो है इसकी केल्विन है, बाकी हम सेल्सियस में भी लिखते हैं, फ़ारेनहाइट में भी हम देखते हैं। ठीक, अब पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना। सब्सटेंस की अमाउंट को कैसे लिखते हैं? मोल से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? मोल से लिखते हैं, MOLE, मोल। मोल से लिखा जाता है, और ये MOL से डिनोट किया जाता है, और N इसका सिंबल होता है। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है वो है पदार्थ की मात्रा, क्योंकि बाकी सारे बेसिक तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं ना।
दो चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे, एक पदार्थ की मात्रा और एक ज्योति तीव्रता, यानी कि जो हमारी लाइट की इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो पदार्थ की मात्रा n से लिखा जाता है, ज्योति तीव्रता इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक, पदार्थ की मात्रा ये होती है और ज्योति तीव्रता की मात्रा कैंडेला होती है। ठीक, पदार्थ की मात्रा मोल से लिखी जाती है। तो सिंबल होता है इसका मोल और इसका CD। तो ये दो आपको याद रखने। बाकी देखो, टाइम का आपको पता है हमेशा से T रहता है। द्रव्यमान का आपको पता है मास, यानी कि किसमें, किलोग्राम और सेकंड में। लंबाई का आपको पता है लेंथ L और मीटर। ठीक, साथ ही विद्युत धारा यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है उसका भी आपको पता है कि I रहता है और एम्पियर रहता है। ठीक, ए से हम इसको डिनोट करते हैं। साथ ही केल्विन टेम्परेचर आपको पता है, केल्विन में हम टेम्परेचर लिखते हैं। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास, इंपॉर्टेंट आधार भौतिक राशि है। ठीक, एसआई नाम, एसआई सिंबल। ठीक, और साथ ही जो इनके जो खुद के सिंबल होते हैं जो लिखे जाते हैं। ठीक, तो ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और नोट करने के साथ साथ आपको इसको लर्न भी कर लेना है अभी के अभी। ठीक, आपको ये मेन, तो बाकी तो सारे आपको याद होंगे, लेकिन मेन ये जो है पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, समय, द्रव्यमान, ये बाकी आपको याद है। और मेन लास्ट ये जो दो हैं ये भी आप जो है इनके साथ साथ याद कर लीजिए, तो बहुत अच्छा रहेगा, आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही कोई कंफ्यूजन। चलिए, तो इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये भी आपको याद हो गया होगा जो चीजें हैं कि पदार्थ की मात्रा यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसमें लिखा जाता है, मोल में। ठीक, और फिर क्या है, मोल है। ठीक है, और क्या प्रतीक क्या है इसका, एसआई मात्रक का प्रतीक क्या है, यानी कि एसआई यूनिट का सिंबल क्या है, MOL। ठीक, ये MOLE भी आप लिख सकते हैं या MOL आप लिखें। चलिए, साथ ही आपको ये याद रखना है कि N से नंबर ऑफ मोल्स को बताते हैं हम। ठीक, अच्छा, इसका ये सिंबल है, N है। ठीक, और फिर ऊष्मागतिक तापक्रम जो हमारा थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर होता है, क्या होता है ऊष्मागतिक तापमान, तापक्रम यानी कि हमारा थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर T और केल्विन से इसको डिनोट करते हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ा जाए। आगे भी एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक, यहाँ पर आपको एब्रीवेशन देखने को मिलेंगे कि जो हमारी यूनिट होती है उसका क्या क्या एब्रीवेशन है, तो वो आपको यहाँ पर याद करना है। घबराना मत, कंफ्यूज मत होना कि बहुत सारे हैं, सारे आपको याद नहीं करने, कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करने हैं यहाँ पर, जो अक्सर जो है पूछे जाते हैं। जैसे कि देखो, किलोग्राम, किलो का 10 टू द पावर क्या होती है, 3 होती है। ये आपको याद करना है। देखो, किलो में अगर हम देखें तो क्या होता है, एक के बाद 3 जीरो, 3 को एस को फॉलो तरीके से याद कर लो। ठीक, साथ ही AC और डेका ये याद करना है, 10 टू द पावर -1, और ये होता है डेका, आपको याद करना ही करना है, और इसका सिंबल होता है DA। ठीक है, सिंबल क्या है, DA। साथ ही आपको गीगा याद करना है, सिंबल है G, 10 टू द पावर 9। P को आपको याद करना है P, 10 टू द पावर -12। अच्छा, P को जो है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो आपको ये याद कर लेना है। साथ ही नैनो, नैनो भी पूछा जाता है कई बार, नैनो होता है 10 टू द पावर -9। माइक्रो भी पूछा जा सकता है, 10 टू द पावर -6। मिली और सेंटी ये तो आप याद कर लेंगे, 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर -2। तो इस प्रकार से ये आप याद कर लीजिए। साथ ही मेगा आप याद कर सकते हैं, 10 टू द पावर 6। तो इसको 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और साथ ही ये याद कर लिया ना, अगर आपने क्रम में याद कर लिया तो ईजी हो जाएगा आपके लिए बहुत ज्यादा, अगर आप क्रम में इसको याद कर। बाकी क्रम में अगर ना भी करें तो जो इम्पोर्टेंट है उन्हें आप जरूर याद कर लें। वैसे तो सारे ही आपको आने चाहिए, लेकिन कुछ जो है ये अक्सर जो है क्वेश्चन जब हम करते हैं तो उनके बीच में ये होते हैं। ठीक, तो चलिए, तो इन्हें आप नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे अपने नए टॉपिक की तरफ। चलिए, नोट कीजिए और लर्न करने की कोशिश भी कीजिएगा साथ। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक की तरफ। अब देखो, नया टॉपिक नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको जो है कुछ चीजें समझनी है। ठीक है, चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आगे हमें मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, इन चीजों के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर जो है एक छोटी सी चीज है, आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। जैसे कि हमने कहा जो हमारा मैटर है, यानी कि पदार्थ है, वो एटम और मॉलिक्यूल से मिल करके बना है।
ठीक, हमने क्या कहा कि वो एटम यानी कि परमाणु और अणु से मिलकर के बना है। अब हम कह रहे हैं कि जो हमारा परमाणु है उसके क्या है, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। क्या है? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या है? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। वो क्या है? पहला है हमारे पास हमारा इलेक्ट्रॉन, ठीक। दूसरा है प्रोटॉन, ठीक। तीसरा है न्यूट्रॉन। अब ये जो तीनों हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, यानी कि तीनों से मिलकर के क्या बना है? हमारा एटम बना है। अब एटम को और ज्यादा डिस्कस तो हम क्या कहाँ करेंगे? जो हमारा सेकंड चैप्टर है जहां पर हम एटम की संरचना के बारे में पढ़ते हैं, वहां पर इसको हम और अच्छे से डिस्कस तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। जैसे कि इनका मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या है, ठीक। इनका जो है चार्ज क्या है, मास क्या है, चार्ज क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। साथ ही कोई एलिमेंट हमारे पास है, हम कहें एक्स कोई एलिमेंट हमारे पास है, ठीक। तो यहाँ पर इसका क्या लिखा जाता है और यहाँ पर क्या है, ये जेड जो है वो क्या डिनोट करता है, ये जो है ये क्या डिनोट करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर हमें देखना है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, छोटी सी चीज, ठीक है, और मास नंबर क्या होता है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हम कैसे निकालते हैं, कोई भी एलिमेंट है, जैसे कि हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन है हमारे पास, ठीक। तो ऑक्सीजन में कैसे पता चलेगा हमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं। सेकंड चैप्टर में तो हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे ही, वहां पर तो हम इसकी डिस्कवरी से लेकर के हर एक चीज को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, एटम की। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ पॉइंट हमें जानने जरूरी हैं इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। चलिए, तो इसी के साथ हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की और चार्ज के साथ। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इनमें जो चार्ज होता है, चार्ज क्या होता है, अब देखो इनका चार्ज होता है 1.6 माइनस में इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन का होता है 1.6 प्लस में इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। एक का माइनस में है और एक का प्लस में है, रखना है, प्लस है, ये है माइनस। ये चार्ज, न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक। अब बात करते हैं मास की। तो ये जो मास है, मास आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक। इसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और इन दोनों का चार्ज क्या होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg इंटू 10⁻⁻27 kg। ये एक जनरल आइडिया था इसके बारे में और मास के बारे में। अब कैसे जो है हम एटॉमिक नंबर हमें पता चलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमें पता चलेगा, ठीक। वो हम पढ़ेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। कोई कंफ्यूजन है या कहीं पर समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।